हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना और उनसे जो द्विगुणित संरचना बनती है युग्मनज, वहां तक वो टॉपिक कंप्लीट होता है। उससे नेक्स्ट ये टॉपिक आपके स्टार्ट होता है कि किस प्रकार वो द्विगुणित जो युग्मनज बना है वो आगे विभाजन करके पूरे भ्रूण का माता के शरीर में निर्माण कर देता है। तो उस सभी चैप्टर को इसी में पढ़ेंगे हम। इसमें हम मेनली क्या पढ़ने वाले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे देखिए ये मादा के अंदर गर्भाशय की संरचना, देखिए स्टूडेंट, जो आपके सामने संरचना दिखाई दी है मादा जनन अंगों की है, जिसके अंदर ये भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय, यूटेरस। ये कहलाता है अंडाशय, ये कहलाती है अंडवाहिनी। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था मानव में जनन तंत्र, उसके अंदर हमने देखा था कि नर जनन तंत्र शरीर में किस प्रकार बना होता है, मादा जनन तंत्र शरीर में किस प्रकार बना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा युग्मक जनन, यानी नर के अंदर वृषण में शुक्राणु कैसे बनते हैं और मादा के अंडाशय में अंडाणु कैसे बनता है। ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी शुक्राणु यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से अंडा निकल कर यहाँ पर आ जाता है। तो ये वाला भाग होता है जो अंडवाहिनी का, इसको क्या बोला जाता है? एम्पुला। और इस भाग में ही निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा ना निषेचन वाला, उसमें हमने यही देखा था कि यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, ये शुक्राणु और ये अंडाणु। और इन दोनों के मिलने से क्या प्रक्रिया कंप्लीट हो गई? निषेचन। और निषेचन होते ही किसका निर्माण हो गया? युग्मनज। एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है जिसे युग्मनज या क्या बोला जाता है? जाइगोट। यानी इन दोनों के मिलने से यहां पर युग्मनज का है वो निर्माण हो गया, ये बन गया युग्मनज। ठीक है। एक बच्चे के निर्माण की सबसे प्रारंभिक कोशिका होती है युग्मनज। इस युग्मनज में कंटिन्यू समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री विभाजन होने से इसका आकार बढ़ता जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कोशिकाएं बढ़ती जाएगी, बल्कि उनके अंदर परिवर्धन भी होगा, यानी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाएगी, उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे, अंगों से तंत्रों का निर्माण होगा और तंत्र से पूरा गर्भाशय के अंदर एक बच्चे का शरीर बन जाएगा। तो ये किसी भ्रूण के बच्चे की प्रारंभिक कोशिका होती है। क्या होती है? युग्मनज। तो सबसे पहले चैप्टर में जनन तंत्र में हमने इनकी संरचनाओं को पढ़ा। दूसरा चैप्टर पढ़ा हमने युग्मक जनन, जिसके अंदर हमने देखा अंडाशय में अंडा कैसे बनता है, शुक्राणु वृषण में कैसे बनता है। तीसरे चैप्टर में हमने देखा कि इन दोनों का मिलन कैसे होता है, निषेचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, कैसे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है, इस रास्ते के द्वारा कितने पहुंचते हैं, किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और अंडाणु में उसके फलस्वरूप क्या प्रतिक्रिया होती है, और फिर उन दोनों के मिलने से क्या होता है। तो मिलने से युग्मनज बन गया। वहाँ यहाँ तक वो चैप्टर स्टार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि ये जो युग्मनज बन गया है, इससे यहाँ गर्भाशय के अंदर रोपित होने से लेकर बच्चे का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण का विकास कैसे होगा, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जो युग्मनज है ये जैसे ही यहाँ से रवाना होगा, इसमें कंटिन्यू कोशिका विभाजन करना स्टार्ट कर देगी
और ध्यान रखना कौन सा विभाजन होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। आपको पता है समसूत्री विभाजन में प्रत्येक कोशिका नई 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो धीरे धीरे पहले ये एक द्विगुणित कोशिका है, ये क्या करेगी, 1 से 2 कोशिकाएं बनाएगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 16 बनेगी, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार धीरे धीरे कोशिकाओं का झुंड बनता जाएगा और एक उत्तक बना लेगा। उत्तक से एक बनेगा अंग, अंग से बनेंगे तंत्र और तंत्र से पूरा क्या बन जाएगा, शरीर। ये जो युग्मनज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से विभाजन शुरू हो गया है और जब तक ये इसके अंदर रोपित हो जाएगा उसके बाद भी विभाजन होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक बच्चा 9 महीने तक पूरा परिवर्धित नहीं होता रहेगा तब तक इसके अंदर विभाजन और परिवर्धन होता रहेगा। ठीक है, अब देखिए युग्मनज यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा इसके अंदर विभाजन है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो युग्मनज में पहले एक द्विगुणित कोशिका, इससे 2 कोशिकाएं बनेगी, ये भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी। फिर इन 2 से आगे और 2 बनेगी तो टोटल 4 बन गई। फिर इन 4 से आगे फिर 2 बनेगी तो 8 बन गई टोटल। और फिर ये 8 कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका फिर 2-2 कोशिकाओं का निर्माण करेगी तो टोटल कितनी कोशिका बन गई, 16 कोशिका बन गई। सोलह कोशिका बन गई और जो 16 कोशिकाओं का जो भ्रूण होता है, छोटा शरीर होता है, जो गांठ जैसी संरचना होती है, उसको क्या बोला जाता है, मोरूला या तुतक बोला जाता है। तो इसमें पॉइंट ध्यान रखना, 16 कोशिकाओं का समूह है, 16 कोशिकाओं का समूह है मोरूला या तुतक कहलाता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम परिभाषा नोट कर लेंगे कि युग्मनज में विभाजन, युग्मनज किसे बोलेंगे, जो अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से जो संरचना बनी उसे युग्मनज बोलेंगे। तो पहले तो इसके अंदर विभाजन होगा, यानी नई नई कोशिकाएं बनती जाएगी और वो विभेदित होकर नए अंगों का, तंत्रों का निर्माण करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विभेदन। तो इस चैप्टर में हम उन सभी का पढ़ने वाले, यानी युग्मनज में विभाजन तथा विभेदन की प्रक्रिया का अध्ययन, इसे हम क्या बोलेंगे, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। नोट कर लीजिए, डायग्राम के साथ पूरा कंप्लीट नोट कर लीजिए, फिर इसके पॉइंट्स और लिखवाती हूं मैं। तो जो हमने डायग्राम देखा, इस पॉइंट्स को नोट करते हैं। अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग में
अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, युग्मनज जैसे ही अंडवाहिनी से गर्भाशय की तरफ गति करता है, वैसे ही इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होता है युग्मनज में, उसको बोला जाता है विदलन। यानी प्रारंभिक अवस्था में जो समसूत्री विभाजन होगा उसको क्या बोला जाएगा? विदलन। तो युग्मनज में प्रारंभिक अवस्था में होने वाले समसूत्री विभाजन को विदलन कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विदलन क्या है, तो युग्मनज में जो प्रारंभिक अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है उसको क्या बोलेंगे? विदलन। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं में निर्मित होता जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है तो इसमें ध्यान रखना कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन युग्मनज का आकार है वो चेंज नहीं होता है। अभी तक युग्मनज का आकार है वो वैसा ही बना हुआ होता है। और 16 कोशिकाओं का जो ठोस संरचना बनती है उसको क्या बोला जाता है? मोरुला या तूतक। तो मोरुला बनने या तूतक बनने की प्रक्रिया को मोरुलेशन बोला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट,
युग्मनज में विदलन यानी समसूत्री विभाजन, विदलन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, परंतु युग्मनज का आकार समान बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 16 कोशिकाओं युक्त 16 कोशिकाओं का ठोस भाग मोरूला या तुतक कहलाता है। यानी जैसे ही युग्मनज के अंदर विभाजन होकर 16 कोशिकाओं का झुंड बन जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, मोरूला या तुतक। यानी 16 कोशिकाओं का ठोस भाग क्या कहलाएगा, मोरूला या तुतक। नेक्स्ट पॉइंट, मोरूला बनने को मोरूलेशन या तुतक भवन कहते हैं। अब देखिए, जो अंडाशय के बाहर आवरण था जोना पेल्यूसिडा वो अभी भी बना हुआ है। वो कब तक बना रहेगा, जब तक मोरूला नहीं बन जाता तब तक जोना पेल्यूसिडा आवरण है वो टूटता नहीं है, बना रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोरूला अवस्था तक युग्मनज का बाहरी आवरण यानी युग्मनज किससे बना, अंडाणु का अंदर शुक्राणु प्रवेश किया तभी तो युग्मनज बना, लेकिन बाहरी भाग तो अंडाणु का ही है, तो अंडाणु की दीवार होगी वही किसकी होगी, युग्मनज की होगी। तो मोरूला अवस्था तक युग्मनज का बाहरी आवरण कौन सा, जोना पेल्यूसिडा बना रहता है। और देखिए ये जोना पेल्यूसिडा ये क्या काम करता है, आपको पता है कि जब तक मोरूला अवस्था आएगी ना तब तक जो युग्मनज है वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाएगा। तो ये जोना पेल्यूसिडा आवरण तब तक बना रहने का कारण क्या है कि ये जो युग्मनज है, जो बना हुआ भाग है, उसको गर्भाशय के अलावा दूसरे किसी भाग में रोपित नहीं होने देता है। आपको पता हो तो कभी कभी ऐसी ऐसा होता है केस जिसके अंदर क्या होता है कि जो युग्मनज है वो गर्भाशय की बजाय अंडवाहिनी के अंदर ही रोपित हो जाता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। देखिए जो यहाँ से युग्मनज रवाना हुआ तो इसके बाहरी भाग है वो अंडाणु का ही भाग है, तो इसके बाहर क्या बना हुआ है, जोना पेल्यूसिडा। अब जैसे जैसे युग्मनज यहाँ से प्रवेश होकर यहाँ पर आ रहा है तो इसके अंदर कितनी कोशिकाओं का समूह बन गया, 16 कोशिकाओं का समूह बन गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोरूला। अब जब तक मोरूला नहीं बना तब तक जोना पेल्यूसिडा आवरण बना हुआ है, टूटेगा नहीं, क्योंकि मोरूला अवस्था गर्भाशय में प्रवेश करते ही बनती है। तो गर्भाशय के अंदर भ्रूण कहीं भी रोपित हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि ये अंडवाहिनी के अंदर यहाँ पर रोपित हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ेगा ये नली फट सकती है, माता की मृत्यु भी हो सकती है, इस बच्चे का परिवर्धन नहीं होगा। तो जोना पेल्यूसिडा आवरण इसकी सुरक्षा करता है, वो क्या करता है, इस युग्मनज को यहाँ पर कहीं भी रोपित नहीं होने देता है, वो इसको आगे ले जाता है, और गर्भाशय के अंदर आते ही फिर जोना पेल्यूसिडा आवरण है वो हटने लगता है, और जो मोरूला अवस्था के बाद आएगी ब्लास्टुला अवस्था, वो क्या करेगी, इसके अंदर रोपित हो जाएगी। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो जोना पेल्यूसिडा आवरण है युग्मनज का वो किस अवस्था तक बना रहता है, मोरूला अवस्था तक बना रहता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो भ्रूण है उसको गर्भाशय के अलावा कहीं भी उसको रोपित नहीं होने देता है। अगर ये ऐसा रोपित हो जाता है तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं,
जोना पेल्यूसिडा आवरण, भ्रूण या युग्मनज को या मोरूला को मोरूला भी बनी नहीं है उससे पहले ही, युग्मनज को गर्भाशय के अलावा अन्य किसी स्थान पर रोपित नहीं होने देता। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स, इससे पहले वाले नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट पॉइंट ये जोना पेल्यूसिडा वाला, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही गर्भाशय के अंदर मोरूला अवस्था आएगी तो मोरूला अवस्था में जो बाहर की कोशिकाएं होती है वो घनाकार कोशिकाएं होती है, तो वो कोशिकाएं बदलकर थोड़ी सी चपटी हो जाएगी और चपटी होकर वो गर्भाशय की जो बाहरी परत है एपिथेलियम उससे क्या करेगी, चिपक जाएगी। देखिए जैसे ये मोरूला अवस्था आएगी इसकी बाहरी जो घनाकार कोशिकाएं वो कैसी हो जाएगी, चपटी हो जाएगी और चपटी होकर वो क्या करेगी, इस गर्भाशय की जो ये एपिथेलियम इस तरह इससे ये क्या करेगी, चिपक जाएगी। ठीक है, ये चिपक गई इससे मोरूला अवस्था। अब क्या होगा कि जो बाहरी कोशिकाएं हैं वो चपटी हो जाएगी तो उनका नाम क्या हो जाएगा, पोषकोरक कोशिकाएं हो जाएगा उनका नाम। जैसे देखिए अब देखिए ये यहां पर अवस्था कौन सी है, मोरूला अवस्था है। ये मोरूला अवस्था क्या करेगी, इसकी जो बाहरी घनाकार कोशिकाएं वो घनाकार कोशिकाएं कैसी हो जाएगी, चपटी हो जाएगी और इस चपटी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, पोषकोरक। ये पोषकोरक क्या करेगी, इसको ले जाकर यहां पर चिपका देगी एपिथेलियम की, गर्भाशय की एपिथेलियम से।
ये कोशिकाएं क्या है, चिपक गई है, ये मोरूला अवस्था चिपक गई है गर्भाशय के। अब क्या होगा कि लगातार गर्भाशय के अंदर से एक रस पदार्थ निकलेगा और उस रस के निकलने से ये पोषकोरक कोशिकाएं हैं वो इस भाग से अलग हो जाएगी और अलग होकर ये क्या करेगी, इस युग्मनज के बाहर एक गुहा बना देगी और इस गुहा को क्या बोला जाता है, कोरक गुहा। और इसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसको कोरक द्रव बोलते हैं, कोरक गुहा या ब्लास्टोसिल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ब्लास्टोसिल केविटी भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए जो ये अवस्था है वो चिपक गई है। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस द्रव पदार्थ का आयतन बढ़ेगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी, इस गुहा का आकार भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे गुहा का आकार बढ़ेगा ये जो कोशिकाओं का झुंड वाला समूह है ये एक सिरे पर चला जाएगा, यानी ये कोशिकाओं का झुंड का समूह है, इसमें अभी भी कंटिन्यू विभाजन हो रहा है और अब ये मोरूला से किस अवस्था में बदल जाएगा, ब्लास्टूला में। तो आगे की अवस्था क्या हो जाएगी, देखिए आगे की अवस्था आपको इस प्रकार दिखाई देगी कि ये तो कोरक गुहा है और इसके अंदर ये कोशिकाओं का झुंड यहां पर एक कॉर्नर पर स्थित है और यहां इसके अंदर क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था। और इस ब्लास्टूला अवस्था बनने को हम क्या बोलते हैं, कोरक भवन बोलते हैं। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि किस प्रकार मोरूला से ब्लास्टूला अवस्था बन गई। ब्लास्टूला अवस्था बनने में क्या क्या प्रोसेस हुआ कि सबसे पहले मोरूला की जो सबसे बाहरी कोशिकाएं थी वो कैसी थी, घनाकार थी और घनाकार से वो हो गई चपटी। चपटी होने से उनका नाम क्या हो गया, पोषकोरक हो गया और वो जाकर यहां से चिपक गई, किससे, गर्भाशय की एपिथेलियम स्तर से चिपक गई और चिपकते ही क्या हो गया कि गर्भाशय की दीवार से एक रस का निर्माण होने लगेगा। रस का निर्माण होते ये कोशिकाएं इस भाग से अलग हो जाएगी और अलग होकर एक गुहा का निर्माण कर लेगी जिसको क्या बोलेंगे, कोरक गुहा। इस गुहा के अंदर एक द्रव पदार्थ भर जाएगा और इस द्रव का आकार बढ़ता जाएगा, द्रव की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे द्रव की मात्रा बढ़ेगी तो कोरक गुहा का आकार भी है वो बढ़ता जाएगा। उसके पश्चात क्या होगा, जो कोशिकाओं का झुंड बीच में था वो एक कॉर्नर पर जाकर स्थित हो जाएगा और ये इस प्रकार ब्लास्टूला अवस्था में दिखाई देगी। और फिर इस ब्लास्टूला अवस्था में और कोशिकाओं का विभाजन होगा, धीरे धीरे बच्चे के जैसा शरीर बनने लगेगा, भ्रूण का परिवर्धन होने लगेगा और उसके बाद अवस्था आएगी गेस्टूला अवस्था। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। ब्लास्टूला अवस्था को मोरूला की बाह्य घनाकार कोशिकाएं चपटी हो जाती है जिन्हें पोषकोरक कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें पोषकोरक कहते हैं। ये पोषकोरक गर्भाशय की एपिथेलियम से चिपक जाते हैं नेक्स्ट, गर्भाशय द्वारा तरल का स्राव होता है जिसके कारण पोषकोरक मोरूला से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अलग हुए पोषकोरक
एक गुहा का निर्माण करते हैं। जिसे कोरक गुहा कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कोरक गुहा तक पढ़ा। यहाँ तक हमने जो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात जो भ्रूण का गर्भाशय में परिवर्तन होता है उसके चक्रों को देखा, और सबसे पहले मोरूला अवस्था देखा, और मोरूला के अंत में फिर कोरक गुहा जैसे ही बनेगी तो कोरक गुहा से कौन सी अवस्था बन जाएगी, मोरूला अवस्था से ब्लास्टूला अवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।